आवाज़ ना आए। ओके गाइस, अब सिलसिला ये है कि आज के टास्क के अंदर हम इसी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे नीचे ग्रिड ऐड करेंगे। अच्छा, फंक्शनैलिटी किस तरीके से होगी कि जैसे ही मेरी स्क्रीन में कोई भी डेटा ऐड हो तो उसी वक्त वो नीचे ग्रिड में पता लग जाए, नज़र आ जाए ग्रिड के अंदर। ठीक है, ये आज का टास्क है। अब सिलसिला क्या है कि हमें इसके लिए एक ग्रिड कंट्रोल इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि टूल बॉक्स के अंदर मौजूद है, जिसको हम लोग डेटा ग्रिड व्यू कहते हैं। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अच्छा, अब ग्रिड व्यू के भी दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि मैं इसको डायरेक्टली डेटाबेस से बाइंड कर दूं। ठीक है, डायरेक्टली डेटा सोर्स बनाऊं, डेटा सोर्स से बाइंड कर दूं विदाउट एनी कोड। ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट बाइंडिंग कहते हैं डेटाबेस से। लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि हम कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते। तो ऑलवेज डेवलपर को ये कहा जाता है कि आप कस्टमाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए या कस्टमाइजेशन को इन फ्यूचर फ्रेंडली बनाने के लिए आप लाजमी कोड बिहाइंड से उसको लिंक करें। ठीक है, इस ग्रिड का जो डाटा कोड बिहाइंड से आप लिंक करें। कोड बिहाइंड मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर ऐसा है तो फिर इसके कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब स्टेप्स की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अगर मैं इसको चला रहा हूँ, लेट से मैंने इसको एप्लीकेशन को चलाया तो एप्लीकेशन को लोड करते ही ये ग्रिड मुझे नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, और ये ग्रिड एम्प्टी होगी। मैं चाहता क्या हूँ, जैसे ये स्क्रीन लोड हो, यानी ये स्क्रीन चले, एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे टेबल का डेटा शो हो जाए। टेबल के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो यहाँ पे शो हो जाए। तो पहला काम तो ये करना है कि हम डेटा को पॉपुलेट करेंगे ऑन फॉर्म लोड इवेंट। ये इवेंट जो है ना, दिस इज नोन एज फॉर्म लोड इवेंट। ये फॉर्म लोड हो गया, इसका मतलब है कौन सा इवेंट फायर हुआ है? फॉर्म लोड का। और मुझे करना क्या है? मुझे ग्रिड पॉपुलेट करवानी है। ठीक है, ग्रिड में डेटा स्टोर करवाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फॉर्म लोड के लिए फॉर्म के क्लिक इवेंट पे जाऊंगा। ठीक है, ये फॉर्म लोड का इवेंट फायर हो गया। अब इस काम को करवाने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, अराउंड वो स्टेप्स मैं आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्रिएट SQL डेटा एडाप्टर। आप क्या करेंगे? आप SQL डेटा एडाप्टर क्रिएट करेंगे। अच्छा, आप SQL डेटा एडाप्टर क्या करता है? SQL डेटा एडाप्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी सेलेक्ट की क्यूरी, सिर्फ सेलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑलवेज SQL कमांड से रन होता है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो हमने इंसर्ट कर लिया था, अभी अपडेट और डिलीट नहीं किया। ठीक है, वो भी हम आगे करेंगे। इसके बाद ये जो हम ग्रिड का काम कर रहे हैं इसके बाद करेंगे अपडेट और डिलीट। ठीक है, लेकिन हमने इंसर्ट कर लिया था, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट SQL कमांड से होता है, और सेलेक्ट की जो क्यूरीज हैं जितनी भी, वो SQL डेटा एडाप्टर से को एग्जीक्यूट होती हैं। सही है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया SQL डेटा एडाप्टर DA इज इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा एडाप्टर। तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। सवाल ये है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर भी पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर ही है। मींस मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से भी पैरामीटर्स पास करूंगा। अच्छा, वो पैरामीटर्स दो तरह के होंगे। ठीक है, द फर्स्ट पैरामीटर इज द क्यूरी एंड द सेकंड पैरामीटर इज द कनेक्शन। अभी मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि ये जो आपका कनेक्शन है ना, दिस कनेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट।
कोई मुझे बता सकता है ये एरर का मकसद क्या है? ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, इसका स्कोप यानी इसकी ज़िंदगी इस ब्रैकेट्स के अंदर है। इसके अंदर ये क्रिएट हुआ है और इसी के अंदर ही इसको फना होना है, यानी मीन्स यहीं तक इसकी लाइफ है। इसके बाद आप कॉल नहीं कर सकते। अगर आप कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दो बातें हो सकती हैं कि या आप उसको दोबारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें दोबारा से, ठीक है, या आप उसको ग्लोबल कर दें, सेंट्रलाइज कर दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ठीक है जी, हम उसको अभी फिल वक्त क्योंकि ज़ाहिर है एग्ज़ाम में मैं आपसे ये स्टेप्स पूछ सकता हूँ, ये स्टेप्स मैं आपसे एग्ज़ाम में लिखवा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं ग्लोबल अभी नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताने के लिए कि एग्ज़ाम में आप मुझे स्टेप्स में ये दोबारा लिख के देंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 आपका हो जाएगा क्रिएट एसक्यूएल डेटा डॉक्टर। 1 आपने क्या किया, आपने डेटाबेस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो अगर मैंने आपसे कहा कि जनाब आप इंसर्ट अपडेट डिलीट लिखें या आप इंसर्ट करें और डेटा को पॉपुलेट कराएं ग्रेड के अंदर, तो फिर ये वाले स्टेप्स भी शामिल हो जाएंगे। इसमें आप हेडिंग डालेंगे पॉपुलेट डेटा इन डेटा ग्रेड व्यू, बाकायदा हेडिंग डालेंगे आप, उसके बाद ये स्टेप्स लिखेंगे। हाँ, ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दीजिएगा इसमें। एक दफ़ा चल के एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें डेटा लोड होता है वो रहता है जब तक कि एप्लीकेशन उसको खुद क्लोज नहीं करती। ये ऑब्जेक्ट्स, कनेक्शन ऑब्जेक्ट और आपका एडाप्टर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स। और जब मैं इस स्क्रीन को क्लोज कर दूंगा तो फिर ये डिस्पोज हो जाएंगे, मेमोरी से क्लीन हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा मेमोरी से क्लीन कैसे होते हैं, ये तो मैकेनिज्म पता है ना। गार्बेज कलेक्टर के मुतालिक पता है, जावा में भी होता है भाई। गार्बेज कलेक्टर मेमोरी का एक प्रोसेस है, फंक्शनैलिटी है, वो ऑटोमेटिक कॉल होती है, सिस्टम उसे खुद कॉल करता है। करता क्या है, मेमोरी से जितने भी अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लीन कर देता है, ये वेरिएबल्स हैं उनको क्लीन कर देता है जो किसी प्रोसेस के साथ अटैच नहीं होते। ऐसे वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स जो किसी प्रोसेस के साथ अटैच नहीं होते, ख़त्म हो चुके होते हैं, उसके बाद उन वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर देता है। यही काम डॉटनेट में भी होता है और यही काम जावा में भी होता है, और इस चीज़ को हम लोग गार्बेज कलेक्टर कहते हैं। क्या गार्बेज कलेक्टर को मैं खुद कॉल कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू? द आंसर इज़ यस। उसी क्लास होती है गार्बेज कलेक्टर की, मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके बाद उसको खुद कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। उसके मेथड्स होते हैं क्लीन करने के, रिमूव करने के, वो आप जाके इंटरनेट से सर्च करवा लीजिएगा क्या सिंटैक्स है। ये सवाल ये आता है कि हम गार्बेज कलेक्टर को खुद भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ क्यूरी लिख देता हूँ, दैट इज़ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL। यहाँ मैंने एक चीज़ पे आप गौर कीजिएगा जिससे आपने अवॉइड करना है, मैंने जानबूझ के लिखा है ये जो क्यूरी मैंने लिखी है ना, दिस क्यूरी इज़ वेरी डेंजरस, वेरी मच डेंजरस फॉर योर एप्लीकेशंस। और ऐसी चीज़ें सबसे ख़तरनाक होती हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के हवाले से। क्या होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी बता दें।
डेटाबेस की वैल्यूज़ को, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए कभी भी आप यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन से या हैकिंग होने से बच जाए, तो आपने क्वेरी के अंदर अव्वल तो पहली बात है क्वेरी यहाँ होनी नहीं चाहिए। अभी आप कहेंगे सर आप क्यों लगा रहे हैं, इट्स ओके, मैं आपको अभी स्टेप समझा रहा हूँ। अभी इसका क्लीनिंग प्रोसेस मैंने आपको नहीं बताया। जब मैं इसका क्लीनिंग प्रोसेस बताऊंगा तो कोड डुप्लीकेशंस भी रिमूव कर दूंगा, सारा कोड उठा के एक सेंट्रलाइज क्लास के अंदर ले जाऊंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास के अंदर, प्लस इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें क्वेरीज उनको क्लीन अप कर दूंगा। ये इसका क्लीन अप प्रोसेस कहलाता है पूरा, जिसमें आपका कोड जो है ना वो रीडेबल भी होता है, ठीक है, और आपका कोड जो है वो रिफाइन हुआ हुआ होता है, अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। फिर इससे ज़्यादा भी रिफाइन चीज़ होती है लेयर्ड आर्किटेक्चर की, लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर्ड। हाँ, तो लेयर्ड आर्किटेक्चर इंशाल्लाह टाइम रहा तो ज़रूर करवाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन पे अगर काम हो रहा है तो लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर ही काम हो रहा है। तो हो सकता है पहले मैं एक स्लाइड ले आऊँ, उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे थ्योरी वगैरह पढ़ा दूँ, और फिर उसके बाद करके दिखाऊँ प्रैक्टिकली कैसे हो रही है, ठीक है। बहरहाल अब मैंने एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब डीए की क्या जिम्मेदारी है? डीए की जिम्मेदारी है कि वो इस क्यूरी को लेके जाए किस डेटाबेस ऑब्जेक्ट के पास, या किस डेटाबेस में कौन की। अब कौन के अंदर आपने ऊपर इस कनेक्शन में डेटाबेस का नाम मेंशन किया हुआ है, डीबी इन्वेंट्री, यानी इस डेटाबेस में इस क्यूरी को लेके जाओ और एग्जीक्यूट कर दो। ये डीए की जिम्मेदारी है, डीए के ऑब्जेक्ट की। क्लियर? अब सवाल क्या है कि वो जो डाटा आएगा, यकीनन वो एक डाटा सेट होगा, कोई डाटा, एक डाटा आ गया मेरे पास। अब डाटा आ गया तो मैं उसको कहाँ रखूँगा? मेरे पास ऐसा कोई कंटेनर या मौजूद नहीं है, नहीं ग्रिड में डायरेक्ट नहीं आता। होता क्या है, पहले डेटा आता है, मेमोरी में किसी यूनिट पे जाता है, मेमोरी में किसी जगह पे जाता है, फिर वो उसके बाद ग्रिड के साथ बाइंड होता है। क्लियर? और सवाल ये कि मेरे पास कोई ऐसा कंटेनर नहीं है जो आया हुआ डाटा जो डीए लेके आ रहा है उस डीए को वहाँ सेव कर पाऊँ मेमोरी के अंदर। तो तरीका क्या होता है कि मैं अगला स्टेप जो होगा वो स्टेप होगा डिफाइन डाटा टेबल टू स्टोर डीबी डेटा इन मेमोरी। यानी अब मैं क्या करूँगा, मैं डाटा टेबल डिफाइन करूँगा और डेटाबेस का जो भी डेटा आ रहा है उस डेटा को मैं क्या करूँगा, मेमोरी के अंदर स्टोर कर दूँगा, मेमोरी के अंदर स्टोर कर दूँगा। ठीक है? हाथ में क्या है, मोबाइल है? क्या है आपके हाथ में? कुछ है? मैंने कहा शायद मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल अब सिलसिला क्या है, नेक्स्ट डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। डाटा टेबल DA is equals to new data table। चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डाटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, ऑब्जेक्ट बना। अब करना क्या है, DA जो डेटा लेके आ रहा है वो डेटा फिल करना है DT में। ठीक है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है भाई, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 04 फिल डाटा, फिल database data into DT into data table object।
यानी जो भी डेटाबेस का डेटा आ रहा है उसको डाटा टेबल में आप फिल कर दें। उसी कमांड क्या होगी, उसी कमांड होगी da डॉट फिल, उसके अंदर आके आप dt को सेव कर दें। यानी अब जो भी डाटा टेबल लेके आ रहा है, जो डाटा एडॉप्टर लेके आ रहा है, आप क्या करें, उसको dt में सेव कर दें। यानी अब जितना भी डाटा वो dt के अंदर आ गया, उस कंटेनर के अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा जनाब, अटैच डाटा टेबल। अटैच कह सकते हैं या इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है जो मैंने आपके लिए वर्ड यूज़ किया है, बाइंड। बाइंड सॉफ्टवेयर हाउस में तो हम बाइंड ही कहते हैं। ठीक है, उसको बाइंड भी कह सकते हैं। बाइंड कहना मतलब जोड़ देना। ठीक है, बाइंड डाटा टेबल विद डाटा ग्रिड व्यू। अब आप क्या करें, तो डाटा ग्रिड व्यू है उसके साथ आप उसको बाइंड कर दें। और फॉर एग्जांपल हमने ग्रिड व्यू का नाम नहीं चेंज किया था, वो नाम चेंज कर लेते हैं। ओके भाई, इसका नाम रख देते हैं हम GV। और प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। बेटा क्या मसला है, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है तो हमने रख दिया GV प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका नेम रख दिया हमने, जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे कोडिंग के अंदर। इधर फॉर्म 1 के अंदर आए, यहाँ आके हमने कहा GV प्रोडक्ट्स डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल्स टू dt। डाटा सोर्स एक प्रॉपर्टी है ग्रिड व्यू कंट्रोल की, जो कि डेटा को होल्ड करती है। यानी अब मैं कह रहा हूँ कि मेमोरी में जिस कंटेनर में डेटा है, वो डेटा इस ग्रिड व्यू के डेटा सोर्स से लिंक कर दो। डेटा सोर्स वो प्रॉपर्टी जो सारा डेटा होल्ड कर लेती है। तो मैंने कहा कि इस कंट्रोल के डेटा सोर्स से अटैच कर दीजिए। अब अगर मैं फॉर्म लोड पे चलाता हूँ तो मुझे ग्रिड व्यू में टेबल का सारा डेटा दिखना चाहिए प्रोडक्ट्स का। एट लोड टाइम, जैसे ही वो फॉर्म लोड होगा तो मुझे सारा डेटा उस पर स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो बाकायदा ये डेटा मेरे पास लोड हो गया और अब ये डेटा मुझे डेटाबेस का डेटा शो हो रहा है। अभी मैंने अपडेट पे काम नहीं करा है, जब मैं उस प्रोसेस पे आऊँगा तो खुद ही होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लें, सब यहीं पे करूँगा मैं, आपके सामने ही कर रहा हूँ ना। ठीक है, अच्छा सिलसिला ये है कि सारा डेटा आपको शो हो गया। अगर इस क्या रिपीट करूँ, अरे ये जो ग्रेड व्यू थी ना, इसको इसका नेम सेट किया ना, प्रॉपर्टीज पे आए, उसकी नेम प्रॉपर्टी में चले जाए, ये रहा, और फिर उसको वहाँ कॉल कर लिया कंट्रोल को। अब जो मैं बात आपसे कर रहा था वो क्या है, मुझे उम्मीद है इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कोई ना कोई सॉल्यूशन आप मुझे इसका देंगे। अगर इस टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो, थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड, और मैं ऊपर से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, तो वो इस टेबल के कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में या सबसे ऊपर? सबसे लास्ट में, बिकॉज क्योंकि जो आईडी है वो असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में होती तो वो रिकॉर्ड सबसे ऊपर शो हो रहा होता।
बात क्लियर हो गई है? अब सवाल ये है कि अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं क्या करूँगा? ये कह रहे हैं कि आप क्वेरी में आइए और यहाँ के कह दें ऑर्डर बाय DESA, ये कर दूँ, इससे हो जाएगा। ऑर्डर बाय ओके गाइस, नाउ वी कॉट द एक्सेप्शन ओवर हियर। इसको एक्सेप्शन कहते हैं। बदकिस्मती से अभी तक मेरे कोड में आई नहीं, इसलिए आपने उसकी शक्ल नहीं देखी। जो लाइन्स में लिखता कि वो आउटपुट देती गई, ठीक है। आज तक एरर ही नहीं आया, तो मैंने खुद चले अच्छा है इन्होंने जो क्वेरी लिखाई इस वजह से एरर आ गया, क्योंकि आपके घर में ये आएगा यकीनन एक्सेप्शन। और अगर आपको उससे डील करना है तो आपको उससे कैसे डील करना है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन से कैसे डील करना है, अभी आप चलने देना। ओके गाइस, देखें मेरे पास एरर आ रहा है, इनकरेक्ट नियर सेंटेक्स, इनकरेक्ट सेंटेक्स नियर द कीवर्ड DESA। और अगर मुझे याद हो, मुझे फ़ौरन याद आ जाएगा कि ये जो कीवर्ड था ये तो मैंने क्यूरी में लगाया। इसका मतलब है एरर कहाँ आ सकता है? क्यूरी में। और यही एरर, अगर तो ये डेटाबेस का एरर है, देखें दो तरह के एरर हो सकते हैं। एक एक्सेप्शन कहलाती है कोड बेस, यानी प्रोग्राम जो कोड लिख रहे हो आप उससे आने वाला एरर। दूसरा कहलाता है डेटाबेस एरर, कि ये जो एरर आ रहा है ये डेटाबेस का है या नहीं। अब इसको देखने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, system.data.sql client SQL exception। ये इस बात को वाजे करने के लिए है कि ये जो एरर है ये डेटाबेस का एरर है, क्योंकि हमने ये, आपको याद होगा कि जब हमने SQL कनेक्शन बनाया था तो हमने ये लाइब्रेरी ऐड की थी system.data.sql client। इसका मतलब साफ है कि ये जो आने वाला एरर है ये डेटाबेस एरर है और ये क्वेरी का एरर है। इसका मतलब अब क्यूरी को कैसे चेक किया जाए कि मैंने ऊपर क्यूरी क्या लिखी है। तो यहाँ से देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी क्यूरी पढ़ रहे हो बैठ के। उसका तरीक़ेकार क्या है कि आप अपना माउस DA पे लेके आए, यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, यहाँ पे आ रहा होगा एक ऑप्शन सेलेक्ट, वो आपने तलाश करना है कि वो कहाँ है। ये लीजिए सेलेक्ट कमांड। मैं सेलेक्ट कमांड के अंदर आया, यहाँ पे मैं व्यू के अंदर आया, तो देखिए वो क्यूरी मुझे लिखी हुई मिल गई जो मैंने लिखी हुई थी विथ डेटा वैल्यूज़। मैं अगेन रिपीट कर दूंगा अभी ये कैसे आया, ठीक है। पहले देख लो, मैंने इस क्यूरी को कॉपी किया और डेटाबेस ओपन की, और डेटाबेस में जाके और रन करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट यही एक्सेप्शन मिलनी चाहिए जो मैं कोड में फैच कर रहा हूँ या कोड में कैच कर रहा हूँ। अगर यही एरर आ रहा है इसका मतलब ये कि पहले मैं क्यूरी को SQL एनालाइजर के ऊपर ठीक करूँगा और फिर उस करेक्शन, क्यूरी का करेक्शन जाके अपनी कोड की क्यूरी में करूँगा। तो ये स्टेप्स याद रखिएगा कि पहले हम क्यूरी को पिक करते हैं। पिक कैसे करते हैं मैं अभी रिपीट करता हूँ। लाते हैं, उसके बाद इधर रखते हैं .NET के अंदर क्यूरी एनालाइजर में, और रन करके देखते हैं कि सेम एक्सेप्शन आ रहा है कि नहीं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आए, ये हमारी डेटाबेस थी, न्यू क्यूरी एनालाइजर ले लिया, ओके गाइस, ये आपकी क्यूरी आई थी। देखिए जी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये देखिए यही सिंटैक्स आ रहा था कोड में,
तो इसका मतलब है आई गॉट द सेम एरर, सेम एक्सेप्शन जो कि कोड के अंदर आ रही थी, और ये एरर भी दे रहा है DESC का। अब क्या करें? ओके गाइस, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। आपके पास टेबल प्रोडक्ट्स का है, उसके अंदर आपकी प्राइमरी की क्या है? प्रोडक्ट आईडी की। आप ये कर देंगे ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी DESC। अगर आप ये चलाएंगे तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑर्डर बाय, अच्छा सॉरी ना, ये सेलेक्ट हुआ था। ये देखिए जी, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, और अब ये रिकॉर्ड्स 4321 के हिसाब से आ रहे हैं। जो लास्ट रिकॉर्ड है वो सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर बाय के बाद कॉलम का नाम आना था और फिर DESC लिखना था। तो मैंने यहाँ से क्यूरी को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद .NET पे आया। .NET पे आने के बाद अच्छा, ये सबको पता लग गया कि मैंने एक्सेप्शन देखी कैसे थी, ये दोबारा बताऊं? देखिए जी, ये एक्सेप्शन आ रही है, मैंने क्लिक किया, मुझे पता लग गया कि एक्सेप्शन डेटाबेस की है। ठीक है, तो जिसकी एक्सेप्शन थी उसी के ऑब्जेक्ट पे गए, DA पे, नीचे एरो का साइन आ रहा है, क्लिक किया। अब मुझे सेलेक्ट कमांड ढूंढनी है, क्योंकि जो मेरी क्यूरी थी वो सेलेक्ट कमांड की थी। ठीक है, यहाँ पे है सेलेक्ट कमांड, ये रहा, क्लिक किया, ये रहा है कमांड टेक्स्ट। यहाँ पे मैग्नीफायर पे क्लिक किया, मुझे क्यूरी मिल गई। वो पूरी क्यूरी कॉपी करके मैं यहाँ ले आया। अब आपका सवाल होगा कि क्या सर, जब हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू डाल के इंसर्ट की क्यूरी लिख रहे थे, तो क्या उस पर भी ये पूरी क्यूरी बन के आ सकती है? द आंसर इज़ यस। मैं इंसर्ट की भी डाटा के साथ पूरी क्यूरी चेक कर सकता हूँ, और वो क्यूरी निकाल के और क्यूरी एनालाइजर पर जाके इंसर्ट करके देख सकता हूँ कि डाटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरीके से बस फ़र्क क्या होगा कि मुझे ब्रेक पॉइंट लगा के रोकना पड़ेगा एप्लीकेशन को। ठीक है, दिखा देता हूँ। सॉरी, वही बताने जा रहा हूँ। ओके गाइज, ये तो क्यूरी मैंने ठीक कर दी। ऊपर इंसर्ट है ना, इंसर्ट को रोकते हैं ज़रा। चलिए जी, मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब आप दुनिया के किसी टूल पे भी काम करें, चाहे वो डेव C++ क्यों ना हो, उस पर भी ये डिबगिंग होती है। और ये प्रोग्रामर का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्किल होती है जो प्रोग्रामर के पास होनी चाहिए डिबगिंग प्रोसेस की। ठीक है, ताकि वो लाइन बाय लाइन हर स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन को चेक कर सके रन टाइम पे। अब कैसे करते हैं मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब पहले क्यूरी देख लें, सेलेक्ट की क्यूरी आ रही है कि नहीं। ये देखें, अभी डेटा डिसेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है जो भी अगला रिकॉर्ड होगा वो टॉप पे आएगा, चाहे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड क्यों ना हो। जो आखिरी आईडी होगी वो टॉप पे आ रही होगी, हाथ से ऐसे करके। जिस लाइन पे मुझे रोकना है रन टाइम पे, उसके साइड पे एक ग्रे कलर की स्ट्रिप आ रही है, उस पर क्लिक किया है, वो ये स्ट्रिप है। जब मैं अपना माउस लेके आऊँगा मुझे बताया हर लाइन पे दिखा रहा होगा, और उसके साथ ही आ रहा होगा लाइन नंबर। अगर आप देखें तो यहाँ पे लाइन नंबर आ रहा होगा, तो जिस लाइन नंबर मुझे रोकना है मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ये दुनिया के हर टूल पे डिबगिंग प्रोसेस होता है। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो ये बड़ी हैरान कुन बात है।
क्योंकि डिबगिंग प्रोसेस पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज मैं उसको प्रोग्रामर ही नहीं कहता, क्योंकि प्रोग्रामर को हमेशा सीनियर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उसका टूल उसे खुद बता देगा उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ट्रेनिंग के अंदर जब जूनियर्स आते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, तो पहला काम ही हम उनको ये सिखाते हैं डिबगिंग प्रोसेस का, एड वॉच और क्विक वॉच की चीज़ें सिखाते हैं, ताकि रन टाइम पे वो अपने एरर्स खुद निकालें, ठीक है। हमारा काम हम उनके पीछे ना लग रहे हैं, या एक एक एरर निकालने के लिए वो हमारा वेट कर रहे हो, तो हम उनको ये स्किल्स पहले ही दे देते हैं ताकि वो हमारा वेट ना करें किसी भी सिचुएशन के ऊपर, सिवाय इसके कि कोई ऐसी एक्सेप्शन हो जो समझ ही ना आ रही हो। चले जी, मैं इसमें कुछ डेटा डाल देता हूँ। कुछ और बताओ भाई। कोई प्रोडक्ट बताओ। कॉस्ट प्राइस। एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि जब हमने इसको रन टाइम पर रोक दिया तो पूरा कोड क्यों चला? पूरा कोड क्यों चला? हमने तो वहाँ पर रोक दिया ना। नहीं, मैंने एक इवेंट पर रोका है, मैंने पूरे कोड पे नहीं रोका। अगर मैंने पूरे कोड पे रोकना होता तो लोड पे रोकता। मैंने किस पे रोका है? इंसर्ट के इवेंट पे। तो जब इंसर्ट का इवेंट ट्रिगर होगा तब रुकेगा ना वो, लोड पे क्यों रुकेगा? बेटा लोड पे रोका ही नहीं ना मैंने, इधर देखो ना, मैंने इंसर्ट के इवेंट पे रोका है ना इसको, तो लोड पे क्यों रुकेगा वो? जहाँ रुकने को बोला वहीं रुकेगा। एडाप्टर खुद डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर पे काम करता है, सिर्फ एसक्यूएल कमांड को मैनुअल करना पड़ता है, एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर खुद ही कर देता है। रिमार्क्स पे आ जाते हैं। टेस्ट, अब जब मैं क्लिक करूंगा तो अब मेरी एग्जीक्यूशन रुकेगी, और अगर आप देखें इसी ब्रेक पॉइंट के ऊपर एक येलो कलर का एरो नजर आ रहा होगा। बेटा क्या मसला है? जो येलो कलर का एरो है वो डीबगर है, और एक्चुअली डीबगर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन आपकी हर स्टेटमेंट का रिजल्ट आपको दिखा सकता है। तो जो जो लाइन क्लियर होती जाएंगी उस पर एक्सेप्शन नहीं आएगी, ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी। जिस लाइन पे एक्सेप्शन आ रही होगी वहीं पे वो बॉक्स पॉपअप होगा एक्सेप्शन, आपको पता लग जाएगा एक्सेप्शन कहाँ ट्रिगर हो रही है, ठीक है। बहरहाल अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। लेट्स से मैंने कहा, अब F10 प्रेस करते हैं इसको फॉरवर्ड मूव करने के लिए। F10 ऑब्जेक्ट बन गया। ज़रा देखूं ऑब्जेक्ट में वैल्यू क्या आई है। तो आप देखें यही रही आपकी डाटा सोर्स जो कि पास हुई है। नहीं, इतना ही नज़र आएगा, लेकिन वो स्क्रीन कट जाएगी। नहीं, मैं यूं करते ज़िंदगी गुजर जाएगी मेरी इसमें। नहीं, आप इसको ऐसे देख सकते हैं ना। देखिए मैंने किया कुछ भी नहीं, ये जो माउस है, नहीं आगे नहीं, आपने इस पर क्लिक किया, अब ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। डाटा सोर्स क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, जिसको आपने व्यू करना है आप व्यू कर लें मैग्नीफायर से, ठीक है। तो ये हर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है, जो वैल्यूज़ आप सेट करते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि जो वैल्यूज़ आपने सेट किए हैं क्या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके सेट हुई हैं कि नहीं हुई। नहीं हुई है तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि कोई प्रॉपर्टी नल जा रही होगी जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही होगी। तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से व्यू करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी वैल्यू सेट हुई भी है कि नहीं हुई भी है। इसी तरीके से अब मैं अगर F10 करता हूँ, इस क्वेरी के अंदर आया तो देखो क्वेरी ये बन रही है, और बाकायदा देखो ये टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा भी इसके अंदर आ रहा है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम लिखे थे, तो टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा निकल के और इसके अंदर क्वेरी के अंदर क्वेरी बन रही है। मैं चाहूँ इस क्वेरी को उठा के अगर मैं यहाँ पे चला के देखूँ क्वेरी एनालाइजर में,
तो बाकायदा वो क्यों यहीं से इंसर्ट कर देगा, यहीं से इंसर्ट कर सकता है। ये देखो डालडा बनास्पति 500 700 टेस्ट, यही वैल्यूज डालनी थी ना टेक्स्ट बॉक्सेस में। तो ये देखो ये क्यूरी यहीं पे आ रही है पूरी बनी हुई, जो टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा है वो यहाँ नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को ला करके, ठीक है। लेकिन अब लेट से इसको मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, बाईपास करता हूँ, F10 किया, F10 किया, नहीं मुझे दोबारा क्यूरी चलानी है, मैंने इसको उठाया और दोबारा यहाँ से दोबारा डिबग किया, सॉरी अब ये हाँ दोबारा डिबग किया, यानी फिर ये चलेगा F10 F10। तो अगर मुझे एक दफ़ा कोड रन करके उसे 4 दफ़ा टेस्ट करना है तो यस आई कैन टेस्ट इट वेरी इजीली। अच्छा आप कहें कि इस डिबगिंग में क्या मैं कोई वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? लेट से मैं दोबारा वैल्यू चेंज करके दोबारा चलाना नहीं चाह रहा, मैं इसी वक्त ही चेंजेस करके इसी वक्त ही दोबारा टेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आप इसको ऊपर ले आए वापस बैक स्टेप पे ऊपर, ठीक है, क्वेरी के अंदर, बल्कि एक काम करते हैं मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ। अभी क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, मैं क्या करूँगा, लेकिन ये जो क्यूरी है ये इस वेरिएबल में सेट हो चुकी है, ऐसा ही है। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ऐड वॉच में आया, इसके अंदर आया और क्यूरी के अंदर से जानबूझ के एक ऐसा हटा दिया, मुझे पता है ये गलत है लेकिन जानबूझ के एक ऐसा हटा दिया और उसको एंटर करके इसे सेव कर दिया। अब ये रन टाइम पे क्यूरी चेंज हो गई है और ये एक्सेप्शन थ्रो करेगी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं रन टाइम पे वैल्यूज चेंज करके उसका इम्पैक्ट यहीं देख रहा हूँ, मुझे एप्लीकेशन बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चल के देखते हैं, आप देखिए एक्सेप्शन थ्रो करेगी आगे। एक्सेप्शन आ रही है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। अच्छा जी क्यों आ रही है? और ये आ रही है SQL system.data.sql क्लाइंट की एक्सेप्शन है। मैंने क्या किया, ठीक है जी क्यूरी पकड़िए ज़रा, ये क्यूरी है, कंट्रोल A किया, यहाँ आए कंट्रोल V किया और चला दिया, तो देखो मुझे सेम एक्सेप्शन मिलेगी, मिल रही है इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। ये क्यों मिल रही है कि यहाँ पे S नहीं है। जब प्रोजेक्ट रन हो रहा था तो इसमें S लगा हुआ था, मैंने रन टाइम पर क्वेरी चेंज की और उसी वक्त उसका इम्पैक्ट देख लिया कि क्या आ रहा है। तो ये फ़ायदा है डिबगिंग प्रोसेस का, जो तुम्हारे C लैंग्वेज के डेव C++ पे भी होता है, मैंने एपटेक में करवाया वही। और ये डिबगिंग प्रोसेस जब मैं एपटेक में C लैंग्वेज पढ़ा रहा था पहले सेमेस्टर वालों को या नए स्टूडेंट्स को, तो उनको मैंने डिबगिंग प्रोसेस 4वीं या 5वीं क्लास में करवाया था, बिकॉज मुझे दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आप किसी भी मोमेंट के ऊपर अपनी चीज़ों को किस तरीके से टेस्ट करेंगे। अदरवाइज़ प्रोग्रामिंग का फ़ायदा नहीं है, यानी आप इरिटेट हो जाएंगे प्रोग्रामिंग से। जब आपको इस किसी टूल को सही तरह से हैंडल नहीं करना आएगा तो फिर आप जल्दी इरिटेट हो जाएंगे इससे कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई बताने वाला भी नहीं है कि हर वक्त घर सर पे खड़ा रहे। तो इसलिए टूल के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। और एपटेक में फोकस भी टूल को किया जाता है। अब देखें ना, मैंने ये एस यहाँ पे लगा दिया तो क्वेरी ठीक हो गई, जानबूझ के मैंने डिबगिंग प्रोसेस के दरमियान में हटाई थी। सजेशन की तो नहीं आगे स्टडी, क्या हमें सजेशन चाहिए कि भाई कोई मसला है हमने नहीं बदल दिया, हमने बहुत ट्राई कर लिया, सजेशन कहाँ है, तो सजेशन की दे सकता है देगा। इनका सवाल ये है कि इनको सजेशन चाहिए, तो अगर आप व्यू डिटेल में आते हैं तो आप व्यू डिटेल में आ जाए तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ हैं। चेक करें ज़रा, चलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिबगिंग प्रोसेस बता दी है, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा।
कहीं कोई मसला आता है तो फिर बता दीजिएगा। मैंने इसे रन किया। अच्छा, अगेन रन करने के बाद मैं एक इंसर्ट करके देख रहा हूँ कि मुझे वो डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है जी, मैंने कहा जी डालडा, उनसे क्या वेट करें। उसके बाद रिमार्क्स के अंदर आ गया टेस्ट, इंसर्ट किया, नजर आ गया डालडा, डालडा नजर आ रहे? नहीं, इंसर्ट कर दिया था ना, ग्रेड में नजर आना चाहिए। मैं डेटाबेस में जाके देखना नहीं चाहता, रिफ्रेश करना पड़ेगा। शाबाश, आपको दोबारा लोड करना पड़ेगा ग्रेड को। तो तरीक़ेकार क्या होगा कि आप ये पांचों स्टेप्स उठाएंगे। अब ये क्लीनिंग प्रोसेस में बाद में बताऊंगा, अभी मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जब आप कोड कॉपी पेस्ट करें तो इसका मतलब है यू आर डूइंग अ बिग क्राइम। जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोड कॉपी पेस्ट कर रहे हो इसका मतलब है आप बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं एक काम करता हूँ, अभी तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका क्या हल है। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको नहीं करते बिकॉज क्योंकि ओके गाइस, मैंने इसको चला दिया दोबारा। दोबारा किया ना, क्लोज कर दिया था। ये देखें जी, डालडा का रिकॉर्ड इसमें एंटर हो गया था। अब मैं नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ। बेटा आप नेक्स्ट टाइम से ना ज़रा बी केयरफुल रहिएगा, वरना मैं आपको बाहर कर दूँगा। आपको मैं 3 दफ़ा समझा चुका हूँ लेकिन अभी समझ नहीं आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल कोई और प्रोडक्ट बताओ। तो क्लियर शैम्पू में ही रहना। कॉस्ट प्राइस 350, सेलिंग प्राइस 450, रिमार्क्स, टेस्ट। अब जब मैं इंसर्ट करूंगा तो मुझे वो टॉप पे नज़र आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर शैम्पू मुझे यही नज़र आ गया। अब मुझे डीबी में जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे जो कोड लिखा है उसकी वजह से हो रहा है। सिर्फ कनेक्शन को खोल के दे रहा है डाटा कि जाओ इसमें सेलेक्ट की क्वेरी चला दो। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फिर थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।